नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लीगल हेल्पलाइन आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे न्यायाधीश जांच अधिनियम के बारे में, और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए सीनियर अधिवक्ता और कानून के बहुत ज़्यादा जानकार इस वक्त हमारे साथ हैं ओमकार प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम। जी, और इनसे हम कानूनी जानकारी लेंगे और बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि न्यायाधीश जांच अधिनियम आखिर है क्या, क्यों इसे लाया गया, क्या वजह इसके पीछे है, क्या इसका उद्देश्य रहा और ये कैसे काम करता है। इस विषय पे तफसील से जानकारी ओमकार जी आपको देंगे, लेकिन इससे संबंधित अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। नंबर है 0120612793 पर कॉल करें, या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, न्यायाधीश जांच अधिनियम से जुड़े हुए आज हम आपको जानकारी देंगे। और चलिए, ओमकार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, पहला और महत्वपूर्ण सवाल आपसे यही कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या रहा, और साथ ही यह अधिनियम किस प्रकार के न्यायाधीशों पर लागू होता है? जी नेहा जी, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कदाचार या दुर्व्यवहार और असमर्थता के अन्वेषण मीन्स की इंक्वायरी और सबूत के लिए जो उसमें दोषी पाए जाते हैं उनको मतलब आगे प्रेषित करती है। और ये हमारे या तो लोकसभा से या राज्यसभा से, मतलब उस तरीके का 100 लोकसभा में चाहिए और 50 राज्यसभा से चाहिए। उसके अनुमोदन के बाद वो राष्ट्रपति उस पर फाइनल मुहर लगाती है। अगर उसमें इंक्वायरी हो गई और वो दोषी पाए जाते हैं तो इस तरीके का चीज उनको हटाने का प्रावधान सिर्फ इसी अधिनियम में है, जो प्रोसीजरल पार्ट है। जी, ठीक है। सर, ये बताइए कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका इस अधिनियम के अंतर्गत अगर हम देखें तो न्यायाधीशों के खिलाफ जांच शुरू करने में क्या है? नेहा जी, मैं आपको सबसे पहले ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के साथ साथ में एक चीज बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 124(4) सब सेक्शन 4 जो आर्टिकल 124 का हुआ कहता है कि भारतीय संविधान एक वो अंग है उस आर्टिकल का जिसमें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रावधान से पद से हटाने की प्रक्रिया है, और जो निर्धारित करता है कि इस प्रावधान के तहत किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या जो अपने हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनको हटाने का आदेश केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसके सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और वोटिंग राइट्स के 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, तभी वो न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का या हाईकोर्ट का उसको हटाया जा सकता है। उसको रिमूवल, ये जो चीज है, पहले तो हम कहते हैं उसमें महाभियोग लाया गया, और दूसरी चीज की रिमूव करने की जो प्रक्रिया है उसको राष्ट्रपति के द्वारा फाइनल मतलब जब एसेंट उनका हो जाता है तो वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में महाभियोग लाने की क्या प्रक्रिया होती है और इसमें कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने नेहा जी। सबसे पहली चीज यह है कि लोकसभा में अगर 100 सदस्य कम से कम उस पे हस्ताक्षर करते हैं तब इस तरह का कोई अनुमोदन जो है वो आगे के लिए इंक्वायरी कमेटी को जाती है। और दूसरी चीज यह है कि राज्यसभा में इसमें कम से कम 50 सांसदों का मतलब उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, तभी उसको हम आगे प्रेषित कर पाएंगे। और उसके बाद उस पर एक इंक्वायरी कमेटी जो बैठती है, फिर इंक्वायरी कमेटी उस पर उसकी इंक्वायरी करती है, अन्वेषण करती है, फिर उसके बाद आगे जब जाकर के उस इंक्वायरी में कुछ पाया जाता है तब उसको फिर आगे फॉरवर्ड किया जाता है। और वो स्पीकर, जैसे लोकसभा में है तो उसमें स्पीकर और वहां राज्यसभा में है तो चेयरमैन साहब उसको आगे करेंगे, और फिर उस पर वो अपना उनका जो पक्ष होगा वो देख करके फिर उसको आगे राष्ट्रपति को प्रेषित करेंगे। राष्ट्रपति उस पर अपना मुहर लगाएगी कि सही है या गलत। जी सर, ये अनुसंधान समिति यानी कि इंक्वायरी कमेटी का गठन कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, इनके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं?
मैं इस पे बता दूं कि सबसे पहले कि अनुसंधान समिति का गठन जो है वो एक सबसे पहले इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश खुद उसमें आरोपी, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश पे भी कभी उस तरीके का आरोप लग गया तो कौन करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उसमें एक पहला तो वो हो सकता है या मुख्य न्यायाधीश और या कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस। दूसरा एक सदस्य होगा जो हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस हो, और तीसरा एक ऐसा सदस्य जिसे आप मतलब वो जो लोकसभा के अपने स्पीकर हैं वो, या फिर राज्यसभा में सभापति महोदय अपने उनके राय में कोई अति विशिष्ट जूरिस्ट या मतलब न्यायविद जो है उनको रखा जा सकता है। ये 3 लोगों की कमेटी बनती है। जी, ठीक है। ये बताइए कि जांच समिति किन आधारों पर न्यायाधीशों के आचरण की जांच करती है? हाँ, सिर्फ इसमें जो न्यायाधीशों के आचरण की जांच है उसको नेहा जी आप ऐसे करके देखें कि दुर्व्यवहार, पहला जो है वो दुर्व्यवहार या दुराचार जो भी कह सकते हैं, या जिस तरीके का मतलब करप्शन वगैरह जो है इसी में आ जाता है। और दूसरी चीज कि अगर वो कोई इनकैपेसिटेटेड है, मीन्स कि फिजिकली इनकैपेसिटेटेड है या मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, यही 2 कारण है जिसके कारण कि इन पे मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब इनके आगे जो भी मतलब प्रक्रिया चालू होगी इन्हीं 2 विषयों पे हो सकती है। जी, जांच समिति की प्रक्रिया किस प्रकार निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करती है? नेहा जी मैं इस पे थोड़ा सा मतलब डिटेल्स में जाना चाहूंगा। बिल्कुल। सबसे पहली चीज कि आप अगर मान लीजिए कि जांच समिति आपने बैठा दी, तो जिस जज को या तो सुप्रीम कोर्ट का होगा या हाई कोर्ट का होगा, अब किसी को अगर उसको सबसे पहली चीज है कि उसको एक राइट मिलना चाहिए कि भाई जांच समिति आ गई तो उसको जो भी जज है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उसको एक मौका मिलता है कि आप अपना सारा चीज जो आपके ऊपर में आरोप है आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो वो उनसे पूछती है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, आम आदमी को भी देता है, जज साहब को भी दे रहा। तो उस कंडीशन पे वो अपना पक्ष रखते हैं, वो अपना डिटेल्स, अभी रिसेंट मैटर जो चल रहा है आप लोगों को भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे विश्व को पता है, दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ इस तरीके की, लेकिन वो उसमें इन हाउस कमेटी एक्ट की है। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने से इन हाउस कमेटी बनाई, इस तरह की कमेटी नहीं बना करके उन्होंने इन हाउस कमेटी बताई। वो भी एक प्रक्रिया है जिस तरीके से कि उस पर जांच हुई और उस कमेटी का रिपोर्ट जब आएगा तो उसके आगे की प्रक्रिया फिर जैसे इसमें जो इसमें जजेस इंक्वायरी एक्ट है उस तरीके से उसमें भी लागू हो। सर ये बताइए कि अगर जांच कमेटी जो है वो न्यायाधीश को दोषी पाती है तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर संसद में आगे की प्रक्रिया क्या होती है, क्या प्रोसीजर रहता है उसका? मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इसमें संसद में 2 तरीके से होता है कि अगर आप लोकसभा में गए हैं तो लोकसभा में सबसे पहली चीज तो आपको चीज जो है कि वहां से प्रक्रिया जब चालू होगी तो उसके लिए सबसे पहले 100 मिनिमम 100 लोकसभा में अगर वो साइन करते हैं उसके मेंबर्स, और राज्यसभा में अगर है तो वहां 50 मेंबर्स को साइन करना होगा। 2 ये तभी कर सकते हैं जब प्रूव मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो। इसके बेसिस पे जो कि मैंने 124(4) का जो आपको हवाला दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया है, जबकि 218 वहीं पे आर्टिकल 218 जो है वो हाई कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया को बताता है। लेकिन उसमें जो निहित चीजें हैं वो हमारे जजेस इंक्वायरी एक्ट जिसको हम अभी डील कर रहे हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इसको मतलब प्रोसीजरल पार्ट को बताया गया। ठीक है। सर ये बताइए कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत जांच के दौरान ही न्यायाधीश को निलंबित किया जा सकता है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखिए निलंबन का जहां तक सवाल है कि अब ऐसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। क्या होता है कि इनको निलंबित क्या करना है, उसमें इनको सस्पेंड कर दिया जाता है या वर्क इनसे विड्रॉ कर लिया जाता है। जब वर्क विड्रॉल हो गया तो एक तरीके से वो एक जो प्रोसीजरल पार्ट है उस वक्त वो काम काज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इंक्वायरी हो रही होती है तो उनको उस इंक्वायरी कमेटी को अपने तरफ से पूरा मतलब जितना भी उनको उनसे सजेशन या जिस तरीके की चीजें जो इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उनको कोऑपरेट करना होता है, उनके पक्ष को रखा जाता है। फिर इंक्वायरी कमेटी एक एक तथ्य का जांच करती है। उन तथ्यों के जांच पे अगर उनको पता चलता है कि नहीं इसमें ये जज साहब निर्दोष है कि नहीं ये जो मोशन लाया गया वो गलत है, तो इस तरीके से ड्रॉप भी हो जाता है। मैं आपको इस पे कुछ यहाँ से विषय में बताना चाहता हूँ कि अभी तक पूरे
हिंदुस्तान में 5 या 6 मैटर्स ही हुए हैं। जस्टिस वी रामास्वामी का एक था 1993 में, वो फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी का मैटर था। मोशन फेल हो गया था लोकसभा में। मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो लाया गया था, लेकिन उसको उस मोशन को फेल मतलब कर दिया गया था, इसलिए कि राज्यसभा में वो पास नहीं हुआ। दूसरी चीज की जस्टिस सौमित्रा सेन साहब थे, 2011 का रिसेंट मामला था जिसमें कि उनपे भी करप्शन का चार्जेस थे। उनको इम्पीच कर दिया गया था राज्यसभा से। अगर आपके दर्शकों को और आपको पता हो तो इसमें इनके इम्पीचमेंट का चीज जो था वो राज्यसभा से ऑलरेडी पारित हो चुका था, लेकिन लोकसभा में वोटिंग के पहले वो जस्टिस सौमित्रा सेन अपना रेजिग्नेशन दे दिए। उस रेजिग्नेशन के बाद फिर वो मतलब जब रिजाइन कर दिया फिर तो कुछ होना ही नहीं। इस तरीके के कई मतलब 3-4 और भी मामले हैं, और अभी लेटेस्ट जो मामला है वो आपका दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब का है, जो कि ऑलरेडी अभी अब उस पर क्या प्रक्रिया आगे होती है वो अब देखने की बात। अगले सत्र में अगर कुछ होता है तो सरकार उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। सर ये बताइए कि इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधीश के विरुद्ध किन आरोपों की जांच की जा सकती है, और क्या निजी जीवन में आचरण को भी इसमें शामिल किया गया है? मैंने बताया पहले भी नेहा जी, इसमें 2 तरीके का, एक तो मिसबिहेवियर और दूसरी चीज की इनकैपेसिटी। अब मिसबिहेवियर किस तरीके का हो सकता है? मान लीजिए करप्शन का चार्जेस है या कहीं कदाचार की मतलब बात हो, तो इस तरीके के चीज में पहले तो उस पर आप मतलब कर सकते हो। दूसरी चीज है कि आपका इनकैपेसिटी। अब कोई फिजिकली अनफिट है जो कि मतलब कोर्ट का संचालन ही नहीं कर सकता है, और मेंटली भी अनफिट हो सकता है। अब इसके लिए 2-3 चीजें हैं कि सबसे पहले चीज की अगर मेंटली या फिजिकली अनफिट है कोई जज, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, तो क्या होता है कि एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया जाता है। उस मेडिकल बोर्ड के सामने उसको प्रस्तुत मतलब पेश होना पड़ता है। वो फिर अगर मान लीजिए कि जज साहब हैं, वो बोलेंगे कि नहीं जी मैं तो मेडिकल बोर्ड के सामने नहीं जाऊंगा, तो वो नहीं जाएंगे, तो ये भी एक कारण। मान लीजिए कि कोई नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि वो इनकैपेसिटेटेड है या तो फिजिकली या मेंटली, इसलिए वो नहीं जाना चाहता है। तो इसका संज्ञान किस तरीके से लेना होगा वो तो फिर मतलब जो आगे कमेटी है वो करेगी। अब मान लीजिए कि आपने मेडिकल बोर्ड के सामने उनको भेजा, मेडिकल बोर्ड ने उनको पाया कि नहीं जी ये फिजिकली और मेंटली भी फिट है, तो फिर वो रह सकते हैं अपने पद पे। लेकिन अगर किसी भी तरीके से वो मेंटली या फिजिकली अक्षम है तो वो काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस नहीं रह सकते जी। इस ग्राउंड पे भी। और दूसरा एक मिसबिहेवियर का, जिसको कि कहीं पे दुर्व्यवहार का या फिर कदाचार का, उस ग्राउंड पे भी होता है जी। आज तक भारत में 5 या 6 मामले ऐसे आए हैं नेहा जी, मैं विदाउट नेमिंग ऑल दोस थिंग्स, मतलब इसमें आज तक किसी में भी करप्शन चार्जेस या फिर इस तरीके के चीज में कोई प्रूव नहीं हुआ। हर एक बार ये मोशन फेल हुआ। केवल एक बार ऐसा था कि सौमित्रा सेन साहब के मामले में ये इम्पीचमेंट राज्यसभा से पास हो गया था, लोकसभा से फेल हो गया था। लोकसभा में वो पारित होने के पहले उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, तो लोकसभा में पारित ही नहीं हुआ जी। न्यायाधीश की स्वतंत्रता की रक्षा और जवाबदेही के बीच इस अधिनियम के अंदर किस प्रकार संतुलन बनाया जा सकता है या बनाया गया है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले चीज कि आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जज हैं। आपके अगेंस्ट में अगर कोई इंक्वायरी हो रही है तो आप अगर कोई हाई कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जहां पे आपको कोई सवाल नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली इसके लिए ही जो आपका ये एक्ट है, न्यायाधीश अधिनियम एक्ट 1968, इसलिए बनाया गया। अब मैंने 2 आर्टिकल की आपके पहले ही मतलब जब आपने प्रोग्राम शुरू किया था मैंने बताया था, 124 सब क्लॉज 4 आर्टिकल वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया उसमें निहित है। प्रोसीजर जो है ये जजेज एक्ट जो है इंक्वायरी एक्ट 1968 में है। ठीक उसी तरह से 218 जो आर्टिकल है वो कहता है कि हाई कोर्ट के जज को किस तरह से हटाया जाए, लेकिन प्रोसीजर वही फिर फॉलो करना है 1968, इसलिए कि दोनों कंडीशन में या तो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के जज हो, दोनों कंडीशन में उनको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो जो सारी प्रक्रिया है उसमें 100 जो आपके लोकसभा में है अगर वहां से होता है, और या राज्यसभा में 50 लोगों का उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। फिर इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होंगे वो 3 आदमी मैंने बता दिया, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ है तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, अगर नहीं है तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और फिर तीसरा कोई न्यायविद, जो कि ये स्पीकर या चेयरमैन तय करेंगे, ये उनका फैसला है, ये इसमें और कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। जब स्पीकर का वो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है
जहाँ पे हमारा लोकसभा का सवाल है, और जहाँ चेयरमैन बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की, आपको भी पता है। तो वो उनका है कि किस न्यायाधीश को इस कमेटी में रखना। वो तीनों जब जांच करते हैं इनके अगेंस्ट में, और उस जांच में वो भी जो स्वतंत्रता की बात आपने की, तो उनको पूरा मौका मिलता है कि आप अपना जांच में सहयोग करें और आप अपना पक्ष रखें। अगर उनका पक्ष सुना जाता है और उनको पता चलता है कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। फिर वो अपने कार्यरत हो जाते हैं, जैसे जहां पोस्ट में है, जिस जगह पे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वहां फिर से कार्य करते हैं। जी सर, इस अधिनियम के तहत न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की क्या भूमिका हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है, देखिए जुडिशियल रिव्यू का जहां तक सवाल है, ये एक ऐसा संवेदनशील प्रश्न आपने किया जिसपे कि हो सकती है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। ये एक्ट हमारा 1968 का एक्ट है, इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, और वो भारत सरकार चाहेगी तो उसको ला सकती है, जी जी संशोधित कर सकती है। जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही विस्तार से हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और दर्शकों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।